हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के बारे में पढ़ा था तुम लोगों को समझ में आया होगा। और अभी जो है हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 142 से, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बताया गया है कि जो सैकड़ों सालों से जो ये चलता आ रहा था कि देयर वर 3 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर थे सोसाइटी में, 3 कैटेगरीज थी और वो उनका अपना एक रिलेशनशिप था। पीजेंट्स भी अपना करते रहते थे काम, फ्यूडल लॉर्ड्स उनसे टैक्स कलेक्ट करते रहते थे, चर्च भी टैक्स कलेक्ट कर लेता था, रूलर भी ले लेता था, फिर भी सिस्टम जो है ठीक चल रहा था। देयर वाज नो प्रॉब्लम। कोई चेंजेस जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ज़िंदगी में कभी ऐसा टाइम आएगा कि कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे उनके जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन इस पैराग्राफ में ये डिस्कस किया गया है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उससे इनकी ये जो रिलेशनशिप थी, इनका ये जो बॉन्ड ऑफ लव था वो कमज़ोर होने लग गया। तो उन फैक्टर्स में सबसे पहले इसमें बताया गया है कि एनवायरमेंटल चेंजेस थे जो कि धीरे धीरे हुए थे, सैकड़ों सालों में वो परिवर्तन नज़र आए थे। तो इसलिए ये ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल थे, इनको वो परसीव नहीं कर पाए थे कि ऐसा कोई एनवायरनमेंट में चेंज आएगा और वो रिलेशनशिप को अफेक्ट भी करेगा। कुछ ऐसे भी चेंजेस थे जो कि फास्ट थे। एनवायरनमेंट वाला तो स्लो चेंज हो गया, लेकिन उसके अलावा जैसे जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए, जो लैंड यूज़ में चेंजेस आए और जो ट्रेड वगैरह में चेंजेस आए, वो फास्ट स्पीड से आए और इन सब ने मिलके इनका जो सोशल सेटअप था उसके अंदर चेंजेस जो है क्रिएट किए। अब इसमें आगे तुम्हारी बुक में बताया गया है इन्हीं चैप्टर्स को, इन्हीं टॉपिक्स को, कि किस तरीके से एनवायरनमेंट ने अफेक्ट किया, किस तरीके से लैंड यूज़ ने अफेक्ट किया इनके रिलेशनशिप को, और ये सारे डिटेल में बताए गए हैं। तो चलो इसको हम एक एक करके देखते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर हम यूरोप को देखें, 5th से लेके 10th सेंचुरी तक यूरोप जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट था और ये फ्रोस्ट से कवर्ड था। बहुत सारे एरियाज़ में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूरोप का वो फॉरेस्ट से कवर्ड था। एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो है लिमिटेड लैंड अवेलेबल थी। पीजेंट्स जो है कई बार तंग हो जाते थे अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से और वो कोशिश करते थे कि इस सिचुएशन से हम जो है निकल जाएं, और कई बार वो भाग के इन्हीं फॉरेस्ट में, जो जंगल थे यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, इनमें जाके छुप जाते थे अपने आप को फ्यूडल लॉर्ड्स के टॉर्चर से बचाने के लिए। और यूरोप के अंदर बहुत ही ज़्यादा उस टाइम कोल्ड क्लाइमेट था, जैसा कि मैंने अभी बताया था। लैंड जो है वो, सोयल जो है वो फ्रोस्ट से कवर्ड रहती थी। तो ऐसी लैंड को क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी हम सूटेबल नहीं कह सकते। और उनका जो क्रॉप ग्रोइंग सीजन था वो भी छोटा होता था। विंटर्स जो होती थी वो बहुत लंबी होती थी और हार्श होती थी, और इनका जो क्रॉप ग्रोइंग सीजन था वो छोटा सा होता था। तो उस वजह से एग्रीकल्चर में कोई ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, पर जितना भी होता था वो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल, उसी से वो काम चला लेते थे। फिर चेंजेस आए 11th सेंचुरी में यूरोप के एटमॉस्फेयर में। वहाँ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो गया और वहाँ की जब जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ तो वहाँ की जो सोयल थी वो फ्रोस्ट फ्री हो जाएगी। वहाँ पे जो बर्फ़ गिरती थी उसमें भी कुछ चेंजेस आए, और जो क्रॉप ग्रोइंग सीज़न था अब वो लंबा हो गया, 1 मंथ से इंक्रीज़ हो गया। जैसे पहले बहुत ही ज़्यादा, मान लो अगर आपकी 9 मंथ की विंटर है तो 3 मंथ्स ही जो है आपके क्रॉप ग्रोइंग के मिलेंगे आपको। लेकिन अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से सर्दियाँ छोटी हो गई और गर्मी थोड़ी सी लंबी हो गई, जिसकी वजह से उनके पास अभी क्रॉप्स ग्रो करने का सीज़न थोड़ा सा बढ़ गया, उनके पास ज़्यादा टाइम हो गया।
तो उस वजह से वो उनकी जो प्रोडक्शन था इंक्रीज़ हुआ। और ये भी पाया गया है कि 11वीं सेंचुरी तक आते आते जो यूरोप का जो फॉरेस्ट कवर था वो भी कम हो गया था। और वो कम इसलिए हो गया था कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो अपनी जो इनकम थी उसको बढ़ाने के लिए वो पीजेंट्स को, फार्मर्स को मजबूर करते थे कि फॉरेस्ट को काटो और उसको जो है जितने भी ये लैंड अवेलेबल है इसको इंक्रीज़ करो और अंडर कल्टीवेशन लेके आओ इसको। अब लैंड यूज़ में भी काफ़ी चेंजेस आए। इसमें सबसे पहले ये बताने की कोशिश करी गई है कि जो यूरोप के अंदर लैंड यूज़ था पहले बहुत ही प्रिमिटिव लेवल का था। सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर का जो डिवाइस था क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, इनका एक वुडन प्लो होता था जिसकी टिप इतनी शार्प नहीं होती थी जितने की मेटल वाले प्लो की होती है। अगर आपका हल लकड़ी का है और उसके आगे का हिस्सा भी लकड़ी का है तो आप समझ सकते हो वो ज़मीन को बहुत ज़्यादा गहराई तक खोद नहीं पाएगा। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से स्क्रैच करता था और उस वजह से ज़मीन के नीचे के जो पोषक तत्व होते थे वो क्रॉप्स जो है यूटिलाइज नहीं कर पाती थी और इसी वजह से क्रॉप्स की अच्छी प्रोडक्शन नहीं होती थी। और जो कभी कभार ये 4 साल में एक बार कस्सी से जो है खुदाई करके ज़मीन को नीचे तक खोदते थे ताकि ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो उनको क्रॉप्स यूटिलाइज कर सकें। और ऐसा काम करना बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता था, उसमें बहुत ही ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी और फार्मर्स के पास इतना टाइम नहीं होता था क्योंकि फार्मर्स को जैसा कि मैंने बताया अपने हर हफ्ते में से 3-4 दिन तो उसको फ्यूडल लॉर्ड को ही देने होते थे। उसके खेतों पे काम करो, चाहे उसकी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कराओ, चाहे रोड्स में पार्टिसिपेट करो, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपने फ्यूडल लॉर्ड को ही देना पड़ता था। एक और प्रॉब्लम थी जो इनकी एग्रीकल्चर में पहले होती थी वो थी क्रॉप रोटेशन। इनका क्रॉप रोटेशन भी जो है बहुत ही पुअर और प्रिमिटिव टाइप का होता था, बिल्कुल ही पुराने ज़माने जैसा, जिसमें पूरी लैंड को ये 2 हिस्सों में बांट लेते थे और उसका मतलब 50% लैंड को ये खाली छोड़ देते थे और 50% पे अपनी क्रॉप्स ग्रो करते थे। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है कि आप सिर्फ 50% अपनी ज़मीन को यूज़ कर रहे हो और उसमें से भी सिर्फ साल में 3 महीने आप क्रॉप्स ग्रो करोगे तो ऑफ कोर्स आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो ऐसे इसकी वजह से जो है जो सोयल थी उसकी क्वालिटी भी डिटेरियोरेट हो जाती थी और जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनका क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन उनको जो है फेस करना पड़ता था। उनको वो कुपोषण का शिकार हो जाते थे, उनको दे डिड नॉट गेट द न्यूट्रिशियस फूड। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो हमेशा यही कोशिश करते थे कि उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए। पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को जो है कल्टीवेशन के लिए यूज़ करें, फॉरेस्ट को काटें, बंजर ज़मीन को भी जो है उपजाऊ बनाएं। और इसी वजह से जो है फार्मर्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए जो है देना पड़ता था और वो अपने क्रॉप्स के लिए कम टाइम दे पाते थे। लेकिन अब जब टॉर्चर हद से ज़्यादा बढ़ गया तो तुम्हारी बुक में ये बताया गया है कि पीजेंट्स ने अब स्लोली एंड स्लोली स्टार्ट कर दिया था सोचना कि हम जो हैं इनको क्यों ओबे करें जब ये हमारे बारे में नहीं सोचते। तो इस वजह से जो है उन्होंने पैसिवली जो है इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। एक पैसिवली का मतलब आप ओपनली तो रिवोल्ट नहीं कर रहे कि हम क्यों माने आपकी बात, लेकिन आपने अंदर ही अंदर ठान लिया कि आप अपनी ही क्रॉप्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे और जो है अब उसी को ज़्यादा फोकस होकर काम करोगे और जो फ्यूडल लॉर्ड की है वो उसको हम इतना ज़्यादा अटेंशन दे के काम नहीं करेंगे। तो अब उन्होंने अपने ही क्रॉप्स को ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया और अब उन्होंने ये भी कोशिश करी कि जो भी अनपेड सर्विसेज होती थी जो फ्यूडल लॉर्ड्स करवाते थे रोड्स वगैरह बनाने में, बिल्डिंग्स बनवाने में, उसको भी वो अवॉइड करने लग गए थे।
अब जो इनकी जो पास्चर्स होती थी और जो फॉरेस्ट लैंड होती थी, उस वजह से भी जो फार्मर्स थे और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट हो गया था, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स को ऐसे लगता था कि ये फॉरेस्ट और ये जो पास्चर्स हैं ये सिर्फ हमारे हैं, लेकिन सालों से यूज़ करते आ रहे फार्मर्स को ऐसा लगता था कि ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, कॉमन यूज़ के लिए है, ओनर को, फ्यूडल लॉर्ड को इस पे एक्स्ट्रा राइट्स नहीं मिलने चाहिए। अब दूसरा चेंज ये आया था कि जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी थी वो भी अभी कुछ उसमें चेंजेस आए थे, तो उस वजह से भी जो है फ्यूडल लॉर्ड्स के और फार्मर्स के रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस आए थे। सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि अब टेक्नोलॉजी जो है प्रिमिटिव नहीं रही थी, पुराने ज़माने की नहीं रही थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले जो वुडन प्लो यूज़ करते थे, लकड़ी का हल यूज़ करते थे, अब उसकी जगह ये माउल्ड बोर्ड यूज़ करने लग गए। माउल्ड बोर्ड होता है जिसमें कि एक फट्टा जैसे लगा है लकड़ी का और उसके आयरन की 2-3 टिप्स लगी हैं। जैसे आपने हरियाणा के गांव में भी देखा होगा, खेतों में फार्मर्स को यूज़ करते हुए, कि एक हल होता है उसके नीचे 3-4 जो है वुडन के ऐसे टिप्स लगे होते हैं खेतों को जोतने के लिए। तो ऐसे ही यूरोप के अंदर अब जो है उन्होंने लकड़ी वाले हल की बजाय माउल्ड बोर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उससे एक तो उनका टाइम कम लगेगा, क्योंकि एक तो सिंगल लकड़ी के हल से आप एक लाइन निकालोगे एक बार में, और एक अगर उसके 3 आगे फाले लगे हुए हैं, टिप्स लगे हुए हैं लोहे के, तो आप एक ही बार में 3 लाइन जो है अपने खेत में निकाल पाओगे। और ये आयरन टिप्स होती थी इनकी, तो इस वजह से ज़मीन को और गहराई में खोद देते थे और उससे ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से ये यूज़ कर पाते थे। अब एक और चेंज ये आया कि सबसे पहले यूरोप में जब पुराने ज़माने की जो खेती करी जाती थी उसमें बुलक्स के नेक के ऊपर रखा जाता था हल, लेकिन अब उसको उनके कंधे पे रखने लग गए। नेक का मतलब है कि वो उनके फेस पे या सींगों के पास कुछ बांधते होंगे, तो पूरा जो प्रेशर जो है गर्दन पे आएगा जब हल खींचेंगे तो उस वजह से बैल अपना पूरा जोर नहीं लगा पाते थे। लेकिन अब ये भी एक चेंज आया कि उन्होंने बैलों के शोल्डर पे रखना स्टार्ट कर दिया हल का जो जुआ होता है जहाँ पे आगे उसको जोड़ते हैं बैलों को, तो उस वजह से बैल अपनी पूरी एनर्जी के साथ और तेज़ी के साथ इसको खींच पाते थे हल को, और उससे जो है क्रॉप प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसके अलावा एक और बड़ा चेंज आया कि जो एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने विंड और वाटर एनर्जी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कुछ ऐसी मशीनें यूज़ करने लग गए जो विंड से चलती हों और वाटर से चलती हों, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इनकी एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हुई थी। अब लैंड यूज़ में भी काफ़ी चेंजेस आए। सबसे पहला और सबसे बड़ा था जो क्रॉप रोटेशन का था। जैसे पहले ये क्या करते थे, बहुत ही भोले इंसानों की तरह अपनी ज़मीन को 2 हिस्सों में बांटा और एक को खाली छोड़ दिया और एक में क्रॉप्स उगाई। अब इन्होंने उस ज़मीन को 3 हिस्सों में बांटना स्टार्ट किया, जिसकी एक को खाली छोड़ते थे एक हिस्से को और बाकी के 2 हिस्सों पे ये क्रॉप्स ग्रो करते थे। मतलब अब इनका जो है लैंड यूज़ भी ज़्यादा होने लग गया था। और जो एक हिस्सा इन्होंने एक्स्ट्रा, जैसे पहले 50 था, अब 3 हिस्से करे उसके, तो वो 30% आप मान के चलो 30 पॉइंट समथिंग, उसमें से एक हिस्से पे ये पीनट वगैरह भी ग्रो कर लेते थे, दालें और पीनट है जैसे। तो उस वजह से इनको काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड भी मिलने लग गया था और एनिमल्स को अच्छा खासा हरा चारा भी मिलने लग गया था। तो ये जो इतने सारे चेंजेस आए, इस वजह से जो इनकी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। ये पेज नंबर 144 पे ये बताया गया है कि जब इन्होंने ये लैंड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, 3 हिस्सों में बांट के 2 हिस्सों पे खेती करना और एक हिस्से को खाली छोड़ना, फिर रोटेट करके अगले साल जो हिस्सा खाली पड़ा था उसमें
उगाया और उन 2 हिस्सों में से जिसमें पिछली बार उगाया था उनमें से एक खाली छोड़ दिया। इस तरीके से जो है ये रोटेशन इन्होंने किया और उस वजह से इसका मतलब है इनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ज़्यादा जो है ग्रेन्स ये ग्रो कर पाए। अब इसके अलावा जो मेन चेंज आया कि यूरोप के अंदर अब 11th सेंचुरी में जाके लैंड का जो साइज़ था, जैसे पहले फ्यूडल लॉर्ड्स ने सबको ज़मीन बांटी, सबको 100 एकड़ आ गए पर फैमिली, पर अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से लैंड का साइज़ घट गया। पहले जिनके पास 100 एकड़ ज़मीन होती थी पर फैमिली, अब उनके पास सिर्फ 20-30 एकड़ रह गई, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने माना कि फार्मर के लिए मैनेजेबल था और उसको अच्छे से ध्यान दे पाते थे और अच्छे से जो है अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर पाते थे। फिर इसमें बताया गया कि ऐसे चेंजेस क्यों आए और किस तरीके से आए। सबसे पहले जो बड़ी मशीनों वगैरह का यूज़ इन्होंने स्टार्ट किया, जो वाटर मिल थी और जो विंड मिल वगैरह थी, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था जिनका यूज़ होना, वो नोबल्स ने यहाँ पे स्टार्ट करी। और जो छोटे मोटे चेंजेस थे, जैसे हर विलेज के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो फार्मर्स को डिवाइसेस चाहिए, जैसे हल चाहिए लोहे का टिप वाला या कोई और, जैसे दाती है, कसी है, ऐसा कुछ, वो सब बनाने के लिए इन्होंने हर गांव में एक छोटी सी वर्कशॉप बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे अपने गांव में लोहार होते हैं काम करने के लिए, तो यूरोप के अंदर ऐसे जो है ये स्टार्ट हो गया था 11th सेंचुरी में। तो उस वजह से भी जो है फार्मर्स ने एक तो दिखाया अपना इनिशिएटिव कि अगर फ्यूडल लॉर्ड्स इतना कर रहे हैं तो हम भी जो है कुछ कर सकते हैं। दूसरा था, घोड़े के जो पैर हैं वो पहले डिके हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे, क्योंकि आयरन की जो हूफ होती है, लोहे की नाल पहनता ना घोड़ा, उस टाइम तक प्रचलन में नहीं आई थी। लेकिन अब जो है इनके जो गांव में जो छोटी छोटी इन्होंने वर्कशॉप स्टार्ट करी थी, उसमें ये लोहे की नाल वगैरह भी बनानी स्टार्ट हो गई और घोड़े के पैरों में वो पहना देते थे। उस वजह से घोड़ों का जो लाइफ है वो भी इंक्रीज़ हो गया था और वो भी अच्छा जो है आउटपुट देने लग गए थे। और अब इतने सारे चेंजेस होने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। फिर 11th सेंचुरी आने के बाद इनका पर्सनल बॉन्ड फिर वीक कैसे हुआ, जो फ्यूडल लॉर्ड्स का और जो फार्मर्स का था जो संबंध था वो कमज़ोर कैसे हुआ, जो उनका भावनात्मक संबंध था वो। अब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बाद फ्यूडल लॉर्ड्स को ऐसे लगने लग गया कि हम जो है इतनी सारी क्रॉप्स को कलेक्ट करते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर जाके हमें कुछ पैसे की बचत होती है, उसके लिए हमें इतने सारे तो वर्कर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो इस वजह से जो है फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपना बेनिफिट देखते हुए बोला कि आप जो है हमें कैश में ही रेंट दिया करो। फिर अब उन्होंने कैश में रेंट की डिमांड करी तो फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स को बेचना पड़ेगा। फ्यूडल लॉर्ड्स का तो काम कम हो गया, फार्मर्स का काम बढ़ गया। अब फार्मर्स जो है अपनी इसको क्रॉप्स को कहीं आसपास के सेंटर, कोई टाउन है जैसे छोटा मोटा, वहाँ बेच के आते थे और उसके बाद इसको जो है रेंट के पैसे देते थे। अब मनी जो है मार्केट में इतना फैला कि जो एग्रीकल्चरल गुड्स के जो प्राइसेस थे वो डबल हो गए थे। इसमें अब जो है पेज नंबर 144 पे 4th ऑर्डर के बारे में बताया गया है। ये कह रहे हैं कि जो 3 ऑर्डर थे उनके अलावा अब 11th सेंचुरी में एक 4th ऑर्डर भी जो है बनना स्टार्ट हो गया था, वो था शहरों का और शहर में रहने वाले लोगों का। ये सबसे पहले इसमें बताया कि ये जो शहर हैं ये कैसे अस्तित्व में आए। विलेजेस थे, वो क्रॉप्स ग्रो करते थे, तो फिर वहाँ से ऐसा बिगनिंग में ऐसा क्या हुआ कि जिससे टाउन्स जो हैं उभर के आए। इसमें ये बताया गया है कि जब फार्मर्स को ये कह दिया गया कि आपको अपना रेंट जो है कैश में देना है, अभी हम क्रॉप्स को नहीं लेंगे आपसे, तो उसके बाद फार्मर्स को एक ऐसे सेंटर की ज़रूरत थी आसपास जहाँ पे ये अपनी क्रॉप्स को बेच सकें, पैसे ले सकें और अगर इनको कुछ और भी चीज़ ख़रीदनी है वो वहाँ से ख़रीद सकें। तो इस तरीके से आसपास में
एक कुछ ऐसे जगह बनाई इन्होंने जहाँ पे ये एक्सचेंज करते थे, क्रॉप्स को बेच के आते थे, बाकी चीज़ें खरीद के लाते थे। और यही जो सेंटर थे धीरे धीरे ये छोटे छोटे शहरों में तब्दील होते गए। यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी, और क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होने की वजह से यूरोप की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जो 1000 AD में है, यूरोप की जो पॉपुलेशन थी 42 मिलियन थी। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और 1200 AD में 200 साल बाद इसकी 62 मिलियन हो गई, मतलब 20 मिलियन जो है पॉपुलेशन बढ़ गई। और 100 साल बाद 1300 में इनकी पॉपुलेशन जो है 73 मिलियन हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बढ़ गई थी। अब लोगों को जो अच्छा भोजन मिलने लग गया था अच्छी क्रॉप्स होने की वजह से, तो उनका लाइफ स्पैन भी जो है बढ़ गया था। और लाइफ स्पैन जो है सिर्फ जेंट्स का ही बढ़ा था, क्योंकि वो ही अच्छा भोजन खाते थे। औरतों की कंडीशन यूरोपीय कंट्रीज़ में भी जो है, यूरोपियन देशों में भी जैसी भारत में होती थी पहले, ऐसे ही वहाँ पे होती थी। औरतों को ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन वगैरह का ध्यान नहीं दिया जाता था। तो तुम्हारी बुक में लिखा गया कि जो ज़िंदगी बढ़ी थी अच्छा भोजन खाने से, वो सिर्फ मैन की बढ़ी थी, ना कि वुमेन और गर्ल्स की। अब जो है इन सेंटर्स की वजह से इतनी ज़्यादा, जैसे पहली बात तो इनको क्रॉप्स सेल करने के लिए वहाँ जाना पड़ता था। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो शहरों में लोगों को ऐसे लगा कि वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो लोग जो है, जैसे एक फार्मर के घर में 4 बच्चे हैं, तो उनमें से 1-2 शहर में आ गया काम की तलाश में। तो इस तरीके से जो है उस पॉपुलेशन के बढ़ने से शहरों की पॉपुलेशन भी बढ़ने लग गई। शहर के अंदर जो है एक बड़ा सा टाउन स्क्वायर होता था। टाउन स्क्वायर होता है पूरा खुला मैदान पड़ा है स्क्वायर, जिसमें जाके ये लोग अपनी क्रॉप्स वगैरह सेल करेंगे। जैसे अपनी मंडी होती है ना, ऐसे हर शहर में, शहर के बिल्कुल ऑलमोस्ट बीच में एक बड़ा सा खुला मैदान होता था। एक चर्च भी होता था शहर में, रोड्स होते थे। यहाँ पे मर्चेंट्स जो है अपनी दुकानें बना लेते थे, अपने घर बना लेते थे। और एक ऑफिस भी होता था हर शहर में, जिसके अंदर कुछ लोग मीटिंग करते थे। जो लोग भी उस शहर को चला रहे हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं, उन लोगों को जब भी कोई इशू डिस्कस करना होता था तो वो उस ऑफिस में बैठ के डिस्कस करते थे। दूसरा रीज़न था सिटीज़ की डेवलपमेंट का। जो चर्च वगैरह होते थे बड़े बड़े, वहाँ पे लोग धार्मिक यात्रा के लिए जाते थे। तो जहाँ पे ज़्यादा लोग धार्मिक यात्रा के लिए जाएंगे, वहाँ छोटे छोटे बाज़ार लगने स्टार्ट हो जाएंगे, आसपास लोग रहने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो एक शहर में तब्दील हो जाते थे। तो इस तरीके से ये सिटीज़ के डेवलप होने के 2 रीज़न्स थे। पहला था कि फार्मर्स अपनी क्रॉप्स देने गए, और दूसरा रीज़न था कि जो जहाँ कहीं भी बड़े चर्च होते थे उसके आसपास भी शहर का जो है जन्म हो जाता था। और जैसा कि मैंने बताया कि टाउन्स में जो है लोग चले जाते थे किसी भी काम की तलाश में, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है फ्यूडल लोड का टॉर्चर नहीं होता था। उनको फ्यूडल लोड के लिए एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता था। अपना दिन में काम करो और जो है जितने भी आपको सैलरी मिलती है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो इसलिए उन ज़मानों में कहावत थी कि टाउन एयर मेक्स फ्री, की शहर की जो हवा है वो आपको आज़ाद फील कराती है। कई बार जो सर्फ्स होते थे, जो स्लेव जैसे फार्मर्स होते थे ना, मैंने बताया था कि वो फ्यूडल लोड के स्टेट पे ही काम करते थे। वो उस फ्यूडल लोड के टॉर्चर से तंग आके वो कई बार शहर में जाके छुप जाते थे। और ऐसा रूल था कि अगर किसी भी सर्फ ने, किसी भी फार्मर ने अगर अपने आप को 1 साल और 1 दिन तक छुपा लिया फ्यूडल लोड से, फ्यूडल लोड उसको 1 साल 1 दिन तक ढूंढ नहीं पाया, तो इसका मतलब वो आज़ाद माना जाएगा, फिर उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं। तो इस तरीके से जो सिटीज़ थे वो इन फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेस होता था। वो शहर में जाके छुप जाते थे और उनको ढूंढना जो है मुश्किल हो जाता था। यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं शॉपकीपर्स और मर्चेंट्स के जो है शॉप्स वगैरह बनी होती थी। टाउन्स के अंदर दोनों तरह के होते थे, फ्री
पीजेंट्स भी चले जाते थे काम करने, और सर्फ्स जो थे जो कि छुप के भागे थे और एक दिन तक छुपे रहे, उसके बाद वो आज़ाद हो गए, तो ये सारे वहाँ पे काम करते थे। इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड लेबरर्स अवेलेबल होते थे शहरों में। अब धीरे धीरे जब शहरों की पॉपुलेशन ग्रो हुई, इन्होंने सोचा कि स्किल्ड लेबरर्स भी होने चाहिए, और उस विचार से ही जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सब का, लॉयर्स वगैरह का जो है अस्तित्व स्टार्ट हुआ। और ये जो पढ़े लिखे लोग थे जो शहरों में रहते थे, और जिन शहरों की 30,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन थी, उन्हीं को फोर्थ ऑर्डर माना जाता है। कोई छोटा मोटा टाउन है, सिंपली वहाँ पे जो फार्मर जा रहे हैं अपनी एग्रीकल्चर का जो है सेल करके आगे, उसको आप फोर्थ ऑर्डर नहीं कहेंगे। जिस सिटी की पॉपुलेशन 30,000 से ज़्यादा है तो उसको फोर्थ ऑर्डर में काउंट किया जाता था। यहाँ पे गिल्ड सिस्टम भी होता था। गिल्ड सिस्टम इंडिया के अंदर भी होता था एंशिएंट टाइम्स में। गिल्ड जो है एक एसोसिएशन होती है वर्कर्स की, जैसे कोबलर्स हैं, कोबलर्स का एक गिल्ड है, जूलर्स हैं उनका एक गिल्ड है, कुम्हार हैं उनका अलग से अपना एक गिल्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी नया वर्कर जाता है उसको वो काम सिखाएंगे, काम पे रखेंगे, कुछ ना कुछ सैलरी भी देंगे, रॉ मटेरियल भी देंगे, वो पूरा गवर्न करते थे। तो इसका गिल्ड का क्या काम होता था, अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी और प्राइसेस वगैरह को मेंटेन करके रखना, और नए लोगों को अपॉर्चुनिटी भी ये देते थे। धीरे धीरे ये गिल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, और इनकी कई बार जो है मीटिंग होती थी शहर के अंदर। जितने भी गिल्ड्स होते थे उन सब का एक एक हेड होता है, वो हेड्स की मीटिंग होती थी। उनको अगर कोई भी इशू डिस्कस करना है ट्रेड वगैरह से रिलेटेड, कि कौन से देश में जो है हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, कैसे इंपोर्ट हो रहा है, उसके क्या रेट्स चल रहे हैं, अगर हम बढ़ा देते हैं अपना रेट तो उसमें जो है क्या असर पड़ेगा। इस तरीके से सभी गिल्ड्स के हेड मिलके मीटिंग भी करते थे। शहरों के जो है चारों तरफ दीवारें होती थी, और वहाँ पे गार्ड्स होते थे, वो वहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे ताकि कोई अटैक वगैरह ना हो। 11वीं सेंचुरी में जो है ट्रेड रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे, और यहाँ के दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और उस वजह से ये यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा रिच जो है हो गए थे, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है मर्चेंट्स को हुआ था। फिर आगे इसमें कैथेड्रल टाउन्स के बारे में बता रखा तुम्हारे चैप्टर में। कैथेड्रल टाउन्स वही होते थे जिसका थोड़ा बहुत मैंने पहले जिक्र भी किया है। कैथेड्रल का मतलब होता है एक बड़ा सा चर्च। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा अमीर हो गए, और जो है वो नोबल्स को चैलेंज करने लग गए अमीरी में कि हमारे पास कितना पैसा है। चर्च को भी बहुत ज़्यादा दान देते थे, नोबल के साथ कॉम्पीट करते थे, और फिर जो है चर्च ज़्यादा अमीर हो गए। चर्चिज़ को लगा कि हमें और भी जो है ज़्यादा बड़ा अपना साइज़ बढ़ा लेना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चर्चों का जो है चर्चिज़ का वो निर्माण होने लग गया, और ये इसको पूरा करने में कई कई साल लग जाते थे एक चर्च बनने में। तो वहाँ पे वर्कर्स वगैरह उसके आसपास अपनी हट्स बना लेते थे, फिर उनके लिए मार्केट भी चाहिए, मार्केट डेवलप हो जाता था। फिर अगर 6-7 साल में वो चर्च बन के तैयार हो गया, तो वहाँ पे अब लोग जो हैं धार्मिक यात्रा के लिए जाएंगे कि बहुत बड़ा चर्च है भाई, चलो दर्शन करके आते हैं। तो फिर इस वजह से यहाँ पे शहर जो है डेवलप हो जाते थे कैथेड्रल के चारों तरफ। कैथेड्रल मतलब बड़ा चर्च, और उसके चारों तरफ जो शहर डेवलप हो गए उनको ये बोलते थे कैथेड्रल टाउन्स। इन जो कैथेड्रल्स का जो कंस्ट्रक्शन होता था वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से, सोचे समझे तरीके से होता था। इनको ऐसे बनाया जाता था कि अंदर अगर घंटियां बजें प्रेयर के लिए, लोगों को दूर तक सुनाई दे, ताकि वो जल्दी से आ जाएं प्रेयर करने के लिए टाइम टू टाइम। अगर मंक्स जो हैं वो भजन वगैरह गाते हैं, वो भी सबको सुनाई देने चाहिए, गूंजने चाहिए। और हॉल जो है इस तरीके का होना चाहिए कि अगर पादरी स्पीच देता है तो सबको जो है क्लियरली वो सुनना चाहिए। और इन कैथेड्रल जो होते थे, ये जो चर्च होते थे, इनकी खिड़कियों के ऊपर वो स्टेन्ड ग्लास यूज़ करते थे, कलरफुल, सिंपल वाला ग्लास यूज़ नहीं करते थे। इसके काफ़ी फ़ायदे होते थे। रात को अगर अंदर कैंडल जलेंगी तो ये बाहर से बहुत ज़्यादा चमकेंगे। दिन में अगर बाहर सनलाइट है तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे।
इससे जो है ये अट्रैक्टिव लगेंगे और लोग जो हैं यहाँ पे ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा। जैसे तुम्हें भी अच्छा लगता है ना कि मंदिर बहुत ज़्यादा चमकदार है तो तुम्हें आके बहुत ही एक्स्ट्रा अच्छा लगेगा, इसी तरीके से जो है ये इतने ज़्यादा चमकीले इन्होंने बनाए हुए थे। और ये जो विंडोज़ होती थी इनके ऊपर वो बाइबल के ही कुछ स्टोरीज़ के दृश्य बना देते थे, जैसे हमारे मंदिरों में रामायण महाभारत के बना देते हैं, ऐसे ही जो क्रिश्चियंस हैं इनके जो दीवारें होती हैं या इनकी जो खिड़कियां होती हैं उसके ऊपर ये अपना बनाते हैं, बाइबल से रिलेटेड स्टोरीज़ ही दिखाएंगे। वो एक पिक्चर ही देख के आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से उसकी फॉर्मेशन ये करते थे। अब इसमें दे रखा है कि क्राइसिस हुआ 14th सेंचुरी में जाके यूरोप में, उसके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी तक तुमने पढ़ा कि जो है यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई, ट्रेडर्स ज़्यादा रिच हो गए, सिटीज़ डेवलप हो गए, फार्मर्स का भी लाइफ स्पैन बढ़ गया, अच्छी क्रॉप्स होती थी, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो सब अच्छा हुआ। फिर 14th सेंचुरी में आके जो है यूरोप के साथ बहुत बुरा हुआ। उस बुरे में से ना उसके 3 रीज़न जो हैं बताए गए हैं कि वो बुरा कैसे हुआ। सबसे पहला बुरा तो नेचर ने कर दिया कि जो अचानक से जो टेम्परेचर बढ़ा था, गर्म जो है गर्मी का जो सीज़न था उसका टाइम बढ़ा था, एग्रीकल्चर ज़्यादा होने लग गई थी। फिर अचानक से ठंड आ गई अब यूरोप के अंदर 14th सेंचुरी में, और वापस से जो उनका क्रॉप ग्रोइंग सीज़न कम हो गया, 1 महीना घट गया वापस से। और ऊपर से तूफ़ान वगैरह आए, कुछ ओशियन के अंदर भी फ्लड्स और टाइड्स वगैरह आए, काफ़ी सारे उनके जो फार्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। और इस तरीके से अब फार्मर्स को की क्रॉप्स कम होंगी तो फिर टैक्स कम दे पाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई। गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे कौन है? जो नोबल्स थे, जो रूलर्स थे, जो काफ़ी सारे जो पास्चर्स थे और जो काफ़ी सारे फॉरेस्ट एरियाज़ थे उसको अंडर कल्टीवेशन ये अब तक लेके आ चुके थे। पूरी ज़मीन की जो है फर्टिलिटी कम हो चुकी थी उसके एक्स्ट्रा यूज की वजह से। अब जो है घास के मैदान जो थे कम हो गए थे, क्योंकि उनको तो एग्रीकल्चरल लैंड बना लिया था। तो अगर घास अवेलेबल नहीं है तो फिर पशुओं की जो है संख्या बिल्कुल कम हो गई। और दूसरा पॉपुलेशन जो है पशुओं की इसलिए कम हो गई होगी कि जब भी ये क्रॉप्स प्रोडक्शन कम होता है तो एनिमल्स को ही ये मार के एज मीट यूटिलाइज़ करते हैं। अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी और रिसोर्सेज जो है कम हो गई, ये एक क्राइसिस था। उस वजह से यूरोप के अंदर जो है 14th सेंचुरी में क्राइसिस आया। ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि 1315 से लेके 1317 तक एक फेमाइन हुआ। फेमाइन होता है अकाल, जब कुछ भी खाने को ना मिले। फिर 1320 में भी जो है काफ़ी सारे एनिमल्स की जो है डेथ हो गई इसी वजह से, क्योंकि खाने को नहीं मिलेगा तो कुछ तो ह्यूमंस उनको मार के काट के खा जाएंगे और कुछ वो खुद घास की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसलिए वो खुद मर जाएंगे। एक क्राइसिस समझ में आ गया कि इनका जो एग्रीकल्चर का था वो सत्यानाश हो गया नेचर की वजह से और जो है एनवायरनमेंट की वजह से। सेकंड रीज़न था कि इनका जो ट्रेड था जो बहुत ही ज़्यादा फल फूल गया था, जिसमें व्यापारी लोग अमीर हो गए थे, उस इनका जो ट्रेड है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया ऑलमोस्ट। रीज़न ये था कि इनकी उस टाइम जो करेंसी थी वो चांदी के सिक्के यूज़ करते थे, सिल्वर की करेंसी होती थी। लेकिन 14th सेंचुरी में आके अचानक से इनकी जो सिल्वर की खानें थी जो 2 जगहों पे थी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया में थी, अब वहाँ पे इनको जो आउटपुट अचानक से कम हो गया। सिल्वर करेंसी नहीं है तो करेंसी के बिना ट्रेड बिल्कुल नहीं होगा, तो इस वजह से यूरोप के अंदर ट्रेड भी जो है ठप हो गया 14th सेंचुरी में। तीसरा जो है रीज़न था वो सबसे भयानक था, जो क्राइसिस आया जिसको हम एज थर्ड क्राइसिस कह सकते हैं यूरोप के अंदर। ये 3 इसमें डिस्क्राइब किए हैं कि कौन सा ऐसा क्राइसिस था, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। पहला एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो गई, दूसरा आपका जो है ट्रेड डिस्ट्रॉय हो गया, और तीसरा जो है वहाँ पे एक प्लेग की बीमारी स्टार्ट हुई जिसको ब्लैक डेथ कहते हैं। ये इसलिए हुई थी क्योंकि जो इतना ट्रेड फैल गया था, जो जहाज़ें थी जिनमें माल भर के आता है उनके साथ बड़े बड़े रैट्स भी आ गए, जो फुटबॉल के जितने बड़े बड़े होते हैं, वो हमारे घर वाले नहीं होते, छोटे छोटे, तो वो उनके साथ जो है कुछ बीमारी होती है, तो तुमने भी सुना होगा प्लेग की बीमारी। तो उस वजह से यूरोप के अंदर बहुत ही ज़्यादा ये स्प्रेड हुई
और यूरोप की 20% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। कुछ जगहों पे तो यूरोप की कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे 40% पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, कम्प्लीटली फिनिश। फिर उसके बाद ट्रेड ऑलरेडी हिट हो चुका था, एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, अब ह्यूमन बीइंग्स भी जो है 20% जो है ख़त्म हो गई। तो इन तीनों को मिला के कहते हैं क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। इसमें तुम यही तीनों चीज़ें बताओगे कि यूरोप के अंदर ऐसे हो गया था। उसके बाद भी पहले ब्लैक डेथ आई, प्लेग वाली, ओवरकम कर लिया। फिर से कुछ साल बाद जो है प्लेग के और भी छोटे मोटे केसेस हुए थे 1360 और 1370 में। पॉपुलेशन का इसमें एग्जांपल दे रखा कि 1300 एडी में इनकी 73 मिलियन थी और 1400 में जो है 45 मिलियन रह गई थी, मतलब 28 मिलियन पीपल डाइड, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं पॉपुलेशन का। तो ये जो ह्यूमन डेथ थी, बीमारियां थी और जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, इस सब ने मिलके ऐसा इफ़ेक्ट डाला यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। सबसे पहला इसमें क्या देखने को मिला कि जो लेबरर्स थे उनकी संख्या कम हो गई, क्योंकि 20% पॉपुलेशन तो ख़त्म हो गई। एग्रीकल्चर की जो चीज़ें थी, अब मान लो उनका जो है फेमाइन वाला टाइम गया और वो एग्रीकल्चरल गुड्स जो ग्रो कर रहे हैं, ग्रेन्स, पर उनके रेट जो हैं बिल्कुल गिर गए। क्यों? क्योंकि खाने वाले तो कम थे, उनकी डिमांड ही नहीं रही ग्रेन्स की, पॉपुलेशन तो ख़त्म हो चुकी थी। तो इस वजह से एग्रीकल्चर की जो चीज़ें थी, जो गेहूँ वगैरह होती थी इनकी, उसके रेट्स गिर गए और जो लेबरर्स थोड़े बहुत बचे थे जिंदा, उन्होंने अपने डबल डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। आप एक दिन के 100 रुपये लेते हो काम करने के, उन्होंने 200 मांगने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब डिमांड बहुत ज़्यादा थी वर्कर्स की और सप्लाई जो है कम हो गई थी। इन सब चीज़ों की वजह से सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है हलचलें हुई, काफ़ी अनरेस्ट हुआ। लॉर्ड्स की इनकम बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हिट हो गई थी। लॉर्ड्स को ऐसे लगा कि अब इन वर्कर्स को डबल पैसे दे के लेने से बेटर है कि जो पुराने ज़माने में हमारा सिस्टम था, जिसमें हम लोग वर्कर्स को, फार्मर्स को बोलते थे कि आप क्रॉप्स ही दोगे और 4 दिन हमारे लिए काम करोगे, हम वही सिस्टम स्टार्ट कर लेते हैं। पर अभी फार्मर्स को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा पहले उन्होंने प्रॉफिट देखा एग्रीकल्चर का, कि कैसे हम बेच के कैश लेके आते हैं और कैसे हमें